मैं सुफियान खान आज फिर आपके साथ हूँ केमिस्ट्री के एक बिल्कुल नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, जिस पर आपको एक एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा और आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सीरीज़ का पहला वीडियो, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का इतिहास। कि जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो एकदम से हमको नहीं मिली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और लंबा इतिहास है जिसको हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का इतिहास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों 118 एलिमेंट हमें पता हैं। और आपको मालूम है कि आज 118 एलिमेंट हैं और ये 118 एलिमेंट, इनका नंबर शुरुआत से 118 नहीं था, बल्कि जैसे जैसे हमारी साइंस तरक्की करती गई और जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, ये नंबर एक एक करके बढ़ता चला गया और आज हमारे पास हमारी पीरियोडिक टेबल में हैं 118 एलिमेंट्स। तो किस किस तरह से डिस्कवरीज हुई, किस किस का इसमें किस किस साइंटिस्ट का योगदान रहा, इसको भी आज हम जानेंगे। तो चलिए, अच्छा, अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब इतना ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना एक एक करके एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें बहुत वक्त लगने वाला था और एक मुश्किल काम था। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने की कुछ साइंटिस्टों ने ठानी और कोशिश करते रहे कि एलिमेंट्स के स्टडी को किस तरह से कन्वीनियंट और कम टाइम में किया जा सकता है। तो इसी कोशिश के तहत डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एस्पेक्ट पर क्लासिफाई करने की कोशिश की, और हम जानेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कोशिशें की। तो चलिए जानते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कोशिश की। तो सबसे पहला जो नाम आता है क्लासिफिकेशन के लिए कोशिश करने में और क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन में, वो नाम है डॉबर्नियर का नाम। डॉबर्नियर के ज़माने में 53 एलिमेंट्स हमको पता चल चुके थे और डॉबर्नियर ने उनको अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर। और कैसे अरेंज किया बच्चों? 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया एलिमेंट्स को, और उस 3-3 के ग्रुप को क्या कहा? ट्राइड कहा। और ये डॉबर्नियर ट्राइड करके मशहूर हैं बच्चों। उन्होंने जब इस तरह से अरेंज किया तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ट्राइड में 3-3 एलिमेंट्स हैं, इसमें जो आपका मिडिल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं, इक्वल होती हैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो ट्राइड का है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अर्थमेटिक मीन या एवरेज के इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉबर्नियर ने ये जाना कि ट्राइड के मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इक्वल होती हैं ट्राइड के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अर्थमेटिक मीन के। तो डॉबर्नियर ने ट्राइड में अरेंज किया और इसमें 2 ट्राइड मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर लिए हैं। और यही जो बच्चों मैंने आपसे बोला कि डॉबर्नियर ने ये देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स जो है मिडिल एलिमेंट की, ये इक्वल होती हैं अर्थमेटिक मीन के, इक्वल होती हैं अर्थमेटिक मीन के ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्राइड। यही कहलाता है डॉबर्नियर लॉ या ट्राइड लॉ। और यहाँ पर देखिए 2 ट्राइड मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं। पहला ट्राइड है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्राइड, और दूसरा ट्राइड है आपका हेलोजन्स का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्राइड।
तो आप यहाँ देखें कि किस तरह से डॉबर्नियर ने बताया। आप जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। तो ज़रा आप डॉबर्नियर के रूल को याद करें कि मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यानी उसका एटॉमिक मास होना चाहिए डॉबर्नियर के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर। तो यहाँ देखिए आप 7 + 39/2, 7 + 39 बच्चों कितना होता है 46/2, और इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, और जो कि होगा सोडियम यानी कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो यहाँ से डॉबर्नियर की बात सही साबित होती है। दूसरे ट्राइड में देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 127, और इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो आएगा ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि डॉबर्नियर का ये लॉ यहाँ पर तो हमको कामयाब नज़र आ रहा है, लेकिन ये फेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि वो अपने ज़माने में भी मौजूद तमाम एलिमेंट्स को ट्राइड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए, उसमें फेल हो गए, इसलिए डॉबर्नियर का ये लॉ फेल हो गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए बच्चों, डॉबर्नियर की जो लॉ है, जो ट्राइड है, वो समझ में आ गया बच्चों? अगर आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है न्यूलैंड, जो कि एक ब्रिटिश या इंग्लैंड के केमिस्ट थे। इन्होंने अपने ज़माने में मौजूद एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया बच्चों, और इनमें इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया कि इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में 8 एलिमेंट रखे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस ग्रुप को इन्होंने ऑक्टेव कहा। ओके बच्चों, और ऑक्टेव कहा, यहां पर देखिए आप इनके ऑक्टेव को मैंने दिखाया भी है, जरा गौर कीजिए। ये रहे इनके ऑक्टेव, जो इन्होंने अलग अलग ऑक्टेव दिए थे। देखें हाइड्रोजन, लिथियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इन्होंने इनको ऑक्टेव की फॉर्म में अरेंज किया था बच्चों। तो जब इन्होंने ऑक्टेव की फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर 8 के ग्रुप में अरेंज किया, तो इन्होंने भी एक ख़ास चीज़ को ऑब्जर्व किया बच्चों। वो चीज़ थी कि जब इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो ऑक्टेव यानी 8 एलिमेंट के ग्रुप में से जो पहला वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज डॉबर्नियर नहीं बच्चों, यहां पर न्यूलैंड, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, ग्रुप ऑफ 8 में ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं ऑक्टेव के लास्ट एलिमेंट यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के। जिस तरह से म्यूजिकल नोट हमारे 7 सुर हैं, देखिए आप सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला सुर भी सा है और 8वें नंबर पे भी सा आता है। तो ये था हमारा डॉबर्नियर का ऑक्टेव लॉ। डॉबर्नियर के ऑक्टेव लॉ को आप कैसे कह सकते हैं कि व्हेन डॉबर्नियर अरेंज एलिमेंट्स then known elements in the increasing order of their atomic masses in the group of 8, he observed that the properties of the first element of the octave is exactly similar to the properties of the 8th element of the octave, just like musical notes। तो बात समझ में आई बच्चों? यहां पर याद रखिएगा बच्चों, ये डॉबर्नियर गलत टाइप हुआ है, इसकी जगह पर न्यूलैंड होगा, क्योंकि डॉबर्नियर का ऑक्टेव तो पहले हम पढ़ चुके हैं, और ह्यूमंस की आदत है, उनकी फितरत है मिस्टेक करना, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। तो यहाँ पर जो है वो न्यूलैंड होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
ऑक्टेव का लॉ समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं आगे। लेकिन बच्चों ऑक्टेव का लॉ भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ ऑक्टेव का लॉ? कि ये केवल कैल्शियम तक एलिमेंट्स पर सही साबित हुआ, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स पर सही साबित नहीं हो सका। क्योंकि कैल्शियम के बाद बच्चों हैवी एटॉमिक मास वाले शुरू हो जाते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द एलिमेंट्स ऑफ हैवी एटॉमिक मास। तो बच्चों आज हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ा। कल पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में हम सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट जो हैं आपके मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव, उनके और उनके काम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कुछ और। आज के लिए इतना ही। उसको बच्चों मेंडलीव को अलग रखने की वजह मेरी ये थी क्योंकि मेंडलीव का जो इसमें टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेंडलीव के काम को थोड़ा हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। इसलिए मेंडलीव के लिए वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा अलग से, जो कि होगा मेंडलीव के काम पे बेस्ड और उनकी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। टॉपिक समझ में आने और उसका फ़ायदेमंद होने की सूरत में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।